नमस्ते एवं वेलकम बैक। मनोविज्ञान की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें भी हमने 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। यह 30 प्रश्न है वह सी-टेट, यूपी-टेट और रीट के लिए समान रूप से उपयोगी है। इन 30 प्रश्नों में से आज जिसने भी 10 प्रश्न कर लिए वह बिल्कुल साइकोलॉजी में 30 में से 30 नंबर लाने के योग्य माना जाएगा। आज का भाग 2 है, भाग 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है। दूसरा, आप जितने भी कंजूस लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा ही नहीं लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले ही प्रश्न से। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 2 का सबसे पहला प्रश्न है। ध्यान से इसको समझेंगे और समझने के बाद ही उत्तर देंगे। आपको हर प्रश्न के उत्तर के लिए लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अर्थात आपके सामने ये 4 कथन हैं। इन 4 कथन में से असत्य कौन सा है, यानी कि सत्य नहीं है ऐसा कौन सा है, इस पर विचार करेंगे। पहला ही कथन है या पहला ही ऑप्शन है, अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। अर्थात अभिक्षमता है वह किससे संबंधित है? कौशलों के अर्जन की संभाव्यता से है। पहला ऑप्शन सही है या गलत है वो आपको सोचना है। दूसरा ऑप्शन है, अभिरुचि का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है। तीसरा ऑप्शन है मूल्य, अर्थात मूल्य क्या होते हैं उसके संबंध में कथन दिया हुआ है। मूल्य आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं। और चौथा ऑप्शन जो लास्ट है, व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति में निहित बौद्धिक तत्वों का मापन भी किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वह असत्य है? एक एक कथन की चर्चा करेंगे। अब पहला कथन, डेफिनेटली अभिक्षमता क्या है? कौशलों के अर्जन की संभाव्यता है, वही अभिक्षमता कहलाती है। अभिरुचि का अर्थ क्या होता है? तो विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता है, वही कहलाती है अभिरुचि। दूसरा कथन भी सत्य है। अब 2 ही बचे, तीसरा और चौथा। तीसरा ऑप्शन है मूल्य क्या होते हैं? तो मूल्य डेफिनेटली आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं। तो बचा अब कौन सा ऑप्शन? डी बचा। डी क्या कहता है? व्यक्तित्व मूल्यांकन के द्वारा व्यक्ति में निहित बौद्धिक तत्वों का मापन भी किया जा सकता है। अर्थात व्यक्तित्व का मापन करते करते व्यक्ति की बुद्धि का भी मापन किया जा सकता है। अर्थात व्यक्तित्व मापन के जितने भी परीक्षण हैं वह साथ साथ बुद्धि का भी मापन कर लेते हैं। तो ये गलत कथन है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डी है वह असत्य है। व्यक्तित्व मापन है वह कभी भी बुद्धि का मापन नहीं करता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत सरल है। वह विधि जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, इसके साथ मत आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है, क्या कहलाता है इनमें से? आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रतिवेदन, आत्म अवलोकन। एक व्यक्ति वो अपने बारे में जितनी भी तथ्यात्मक सूचनाएं हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है, तो इसे क्या कहते हैं? दिखने में मनोविज्ञान में सारे ऑप्शन हैं वह एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जो सही लगता है वो अक्सर होता नहीं है और जो होता है वो सही दिखाई नहीं देता है। इन 4 ऑप्शन की बात करें तो इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रतिवेदन या आत्म अवलोकन? तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है, इस क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रिपोर्टिंग। अब सेल्फ रिपोर्टिंग को हिंदी में क्या कहा जाए? इसमें आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रतिवेदन या आत्म अवलोकन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्म अवलोकन। मतलब दूसरे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े। तीसरा प्रश्न समान रूप से उतना ही उपयोगी है।
देखिएंगे तीसरे प्रश्न को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बुद्धि है, अब देखिए बुद्धि की परिभाषाएं जितनी भी मनोवैज्ञानिकों ने दी है वो हम बुद्धि वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंटेलिजेंस क्या होती है, आपके सामने ये 5 तथ्य है। इन 5 तथ्यों में से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपनी परिभाषा में कितने तथ्यों को सम्मिलित किया है, पहले समझेंगे। बुद्धि प्रत्यक्षण की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समझने की योग्यता है, बुद्धि जानने की योग्यता है, या बुद्धि है वह सुनने की योग्यता है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी व्हाट इज इंटेलिजेंस, इन 5 में से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसको इंटेलिजेंस की श्रेणी में शामिल किया है? तो एक मनोवैज्ञानिक तो आपने पढ़ा होगा, फ्रीमैन। फ्रीमैन ने ही सबसे ज़्यादा योग्यताएं अपनी परिभाषा में सम्मिलित की थी, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कौन कौन सी सम्मिलित की? 1, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3 एवं 5, 1, 2, 3, 4, या फिर सभी कथन है वह सत्य है। तो देखिए सभी कथन सत्य हैं, वह उत्तर है, वह 1% सभी प्रश्नों में सही होता है, लेकिन 99% में यह सही नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखें। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 1, 2, 3 एवं 4 सुनने की योग्यता है, वह कभी बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि सुन तो हर व्यक्ति लेता है, यहाँ तक कि पशु भी सुनने की योग्यता रखते हैं, और सुनने की योग्यता है वह बुद्धि में सम्मिलित नहीं है। तो 1 to 4 यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3 एवं 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बुद्धि किस प्रकार की योग्यता है? बुद्धि है वह 1, 2, 3 और 4 यानी कि प्रत्यक्षण, सीखने, समझने और जानने की योग्यता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है वह एस जैसे पहले इंपॉर्टेंट थे वैसा ही है। देखिए वीडियो देखते वक्त धैर्य बनाए रखें। अभी तो हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़े, 26 प्रश्न और हैं, लेकिन मनोविज्ञान में धैर्य है, धैर्य बहुत आवश्यक है। बिना धैर्य के आप इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको नींद आ जाती है, तो वो अपने आप ही वो तो हिट आउट हो गए हैं, उनको पढ़ने के लिए और अभी प्रेरित नहीं किया जा सकता है। वो रीड नहीं दे तो भी चलेगा, क्योंकि 30 प्रश्न उनसे कभी सही नहीं होंगे। चौथे प्रश्न में बात करें, मनोविज्ञान की भाषा में बर्न आउट का क्या अर्थ है? तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। हमने एक मनोविज्ञान प्रमुख शब्दावली है, उस शब्दावली में से एक प्रश्न लिया है। इस बर्न आउट का क्या मतलब है उसको समझें। चौथा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा प्रश्न क्या कहता है उसको समझें। दीर्घकालिक दबाव की अवस्था में व्यक्ति का परिश्रांति एवं अभिवृत्तिक समस्याओं का अनुभव करना। दीर्घकालिक दबाव की अवस्था, बहुत ज़्यादा दबाव है, उस दबाव की अवस्था में परिश्रांति एवं अभिवृत्तिक समस्याएं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा समझ लें, उन समस्याओं का अनुभव करना। दीर्घकालिक दबाव में स्वतंत्रता की भावना का उत्पन्न होना, ठीक है ना, स्वहंता की भावना का उत्पन्न होना। यहाँ स्वहंता का मतलब होता है आत्महत्या, ठीक है ना, सुसाइड बोलते हैं स्वहंता को। तो दीर्घकालिक दबाव में स्वहंता की भावना का उत्पन्न होना। तीसरा है दबाव का मुकाबला कर उस परिस्थिति से बाहर निकलना, या किसी हानिकारक उद्दीपक की उपस्थिति में तंत्रिका तंत्र का सक्रियण। ये 4 ऑप्शन हमने पढ़े। इन 4 ऑप्शन में आपको क्या लगता है कि बर्न आउट का प्रोसेस क्या होता है? आपके लिए हम 5 सेकेंड दे रहे हैं, इन 5 सेकेंड में आप जवाब देंगे क्या होता है। नंबर 1 सही है, नंबर 2 सही है, नंबर 3 सही है, या नंबर 4 सही है। बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे हैं, जिसको लगता है वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वह उत्तर नहीं दे रहा है। पहला ही ऑप्शन है वह इसका सही है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बर्नआउट का मतलब क्या होता है? दीर्घकालिक दबाव की अवस्था में व्यक्ति का परिश्रांति एवं अभिवृत्तिक समस्याओं का उत्पन्न होना या अनुभव करना, यही कहलाता है बर्नआउट। बाकी के 3 ऑप्शन है उसका यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये प्रश्न है, आप इंटरनेट पे जितने भी वीडियोस मिलेंगे
चाहे वंदना जादून का वीडियो देख लीजिए, उत्कर्ष क्लासेस का देख लीजिए, अनअकैडमी का देख लीजिए, आपको ये प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत मुश्किल से इन प्रश्नों का संग्रह किया है, तो ज़रूर ध्यान से देखें। चौथा प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर बढ़े। पांचवा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति द्वारा स्थिति की गंभीरता को नकारना, एक व्यक्ति है वो स्थिति की गंभीरता को नकार दे या उसकी गंभीरता को कम समझकर उन विचारों का सचेतन दमन तथा उसके स्थान पर आत्मरक्षित विचारों का प्रतिस्थापन कर ले, तो यह क्रिया क्या कहलाती है। अर्थात व्यक्ति है वो किसी स्थिति है उसकी गंभीरता को समझे ही नहीं, लगता तो है गंभीर है लेकिन उसकी गंभीरता को नकार दे। जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम है 1 महीने बाद और आपको कुछ आता ही नहीं है, आप कुछ पढ़े ही नहीं है, लेकिन आप ये मान नहीं रहे कि आप कुछ पढ़े ही नहीं है, और उसके बाद उसका सचेतन दमन कर दें और उसके स्थान पर आत्मरक्षित विचार या आत्मसुरक्षित विचार है उनका प्रतिस्थापन उसके ऊपर कर दें, तो यह क्रिया व्यक्ति द्वारा जो अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। संवेग अभिविन्यस्त युक्ति, परिहार अभिविन्यस्त युक्ति, दबाव प्रबंधन तकनीक या विश्रांति तकनीक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सी टेट दे रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है और आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब मनोविज्ञान रीट के लिए अलग नहीं होती है और सी टेट के लिए अलग नहीं होती है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सी टेट में हाई होता है और रीट में बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको भी ध्यान रख के रीट को कोई छोटा मोटा एग्जाम ना समझें। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया है जब किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जाती है तो क्या कहते हैं। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चुनाव करना है। आपने कर लिया होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देते रहें। इसका सबसे सही उत्तर है 5वें का, जिसको बोलते हैं परिहार अभिविन्यस्त युक्ति। अर्थात व्यक्ति स्थिति की गंभीरता को नकार देता है अपने मन से और उसकी जगह कोई दूसरे विचार है वो प्रतिस्थापित कर देता है, तो यह कहलाता है परिहार अभिविन्यस्त युक्ति। तो 5वें का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। छठा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ है। इस मिचेनबेक के अनुसार जब किसी व्यक्ति के नकारात्मक एवं अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक एवं स्वविवेकी विचार प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, तो इसे संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक कहा जाता है। इसके 3 चरण में से कौन सा एक नहीं है। तो मिचेनबोग ने इस प्रकार की संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकें दी थी जिसमें व्यक्ति है वह नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार प्रतिस्थापित कर देता है। इसका नाम आपने बहुत कम सुना होगा, हमें पता है, वही कह रहे हैं हम। आप वंदना जादून को पढ़ लीजिए, आप अनअकैडमी से पढ़ लीजिए, आप उत्कर्ष से पढ़ लीजिए, वो आपके लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी हम कर रहे हैं। मिचेनबेक ने इस प्रकार के, इसके वैज्ञानिक के नाम है, इस मनोवैज्ञानिक के नाम है, वो कई तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक का मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा है वो आप सही तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें इतने प्रकार की तकनीकें, अगर आपको यह छोटे अक्षर दिखते हैं तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इस तकनीकों में कौन कौन सी तकनीकें शामिल हैं। तो सबसे पहला मूल्यांकन, दूसरा है दबाव न्यूनीकरण तकनीकें, तीसरा है अनुप्रयोग एवं अनुवर्ती कार्रवाई और चौथा है संवेग प्रतिस्थापन तकनीकें। तो मिचेनबोक के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकों में शामिल नहीं है। उसने 3 तकनीकें बताई थी, यानी कि एक तकनीक के 3 चरण बताए थे। इन 3 चरण में से कौन सा नहीं है। आपको क्या लगता है, केवल 1 नहीं है, केवल 2 नहीं है, केवल 3 नहीं है या केवल 4 नहीं है। तो आपका ऑप्शन है वो कुछ लोगों का ए आ रहा है, ए नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो गया डी, मतलब उसने ये तकनीक नहीं बताई, संवेग प्रतिस्थापन तकनीकें। इसके अनुसार केवल 3 चरण होते हैं, 1, 2 और 3।
तो आपका कौन सा चरण नहीं है इसमें? चौथा चरण है, वो इसमें सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें। तो छठे का उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां भी। एक बालक पुनीत, अब ये बालक है इस नाम का, वह हमारे कुछ सक्रिय छात्रों में से एक आता है, इसलिए हमने इसका नाम लिया है। हम एक सक्रिय छात्र का रोज एक क्वेश्चन में नाम लेंगे। एक बालक पुनीत किसी गंभीर दुर्घटना देखने के पश्चात बार बार आने वाले स्वप्न, इसके बाद है अतीतावलोकन, एकाग्रता में कमी एवं संवेग शून्यता से ग्रस्त हो गया। यहाँ पे एक बालक है, वो किसी गंभीर दुर्घटना, जिसे दुर्विधि भी कहते हैं, फोबिया कहते हैं, लेकिन ये फोबिया नहीं है। अब इसमें इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियां आ गई। यह परिस्थिति है वह संभवतया पुनीत किस विकार से ग्रसित हो गया, ठीक है ना, ग्रस्त होता है, ग्रसित तो होता ही नहीं हिंदी में। अर्थात एक व्यक्ति है, वो किसी गंभीर दुर्घटना को देखने के बाद सहमा सहमा रहता है, हर बार उसी के बारे में विचार करता है। जब उसी के बारे में विचार करता है तो इतने सारे गुण है वो उसमें आ जाते, गुण तो नहीं है, यह अवगुण ही है। तो इस बालक में, पुनीत नाम के बालक में किस प्रकार का एक विकार उत्पन्न हो गया? यहाँ चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन जरूर देखेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है आतंक विकार, तीसरा ऑप्शन है मनोग्रसित बाध्यता विकार, और चौथा है उत्तर अभिजातक दबाव विकार। तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक शब्दावली में इन चारों बिंदु पे हमने चर्चा की थी, लेकिन आपकी स्मृति में कितना टिक पाया उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो किसी गंभीर दुर्घटना को देखने के बाद हमेशा उसमें ही खोया रहता है, तो उस विकार को कहते हैं डी, यानी कि उत्तर अभिजातक दबाव विकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, सातवें का, और इसी को ही बोलते हैं PTSD। इस फॉर्म में पूछा गया है PTSD, जिसको बोलते हैं उत्तर अभिजातक दबाव विकार। तो सातवां क्वेश्चन है, उस सातवें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी जरूर याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, आठवां क्वेश्चन बहुत सरल है, कुछ ने तो अभी से ही उत्तर दिमाग में सेट कर लिया होगा। अन्विति योजना का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? अन्विति योजना क्या होती है वो आपको पता है, लेकिन इसको दिया किस मनोवैज्ञानिक ने? तो हमने यहाँ पे उस मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य वो लिख दिए हैं। सबसे पहला उस मनोवैज्ञानिक ने किया जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि अल्बर्ट बांडुरा से है इसका संबंध। जिन्होंने सूझ द्वारा सीखने पर बल दिया एवं अधिगम का समग्रता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अर्थात कोपका, कोहलर और वर्दाइमर की चर्चा कर रहे हैं। तीसरा है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, अर्थात हम बात कर रहे हैं किसकी? जीन पियाजे की। और चौथा है जिन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब लेव वाइगोत्स्की की चर्चा कर रहे हैं। तो अन्विति योजना का संबंध किससे है? ये प्योर हिंदी नाम है। इस प्योर हिंदी नाम के आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप, मैं एक शब्द जैसे ही लिखूंगा आपका इसका उत्तर सही बता देंगे। पहले तो आप अपना उत्तर दीजिए, नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है, ए बी सी और डी में कौन सा सही है? इसी अन्विति योजना को मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है स्कीमा। अब आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कीमा को ही हिंदी में अन्विति योजना बोला जाता है। तो स्कीमा है, यह टर्म है वह किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात स्कीमा का संबंध किससे है? जीन पियाजे से है। जीन पियाजे ने यह सिद्धांत दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, अन्विति योजना का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 9वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन। गुणारोपण करते समय लोगों में आंतरिक या प्रवृत्तिपरक कारकों को, यानी कि आंतरिक कारक है, उन कारकों को बाह्य या परिस्थितिक जन्य कारकों की अपेक्षा अधिक महत्व देने की एक समग्र प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? मतलब एक व्यक्ति है वो जब गुणारोपण करता है तो आंतरिक कारकों को बाह्य कारकों
से अधिक महत्व देता है, इंटरनल फैक्टर से उसको एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा महत्व देता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? समग्रता व्यवहार अध्ययन कहते हैं, मूल गुणारोपण प्रवृत्ति कहते हैं, अन्वती योजना प्रखरता कहते हैं, या मूल गुणारोपण त्रुटि कहते हैं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लगता है? और वही जो लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी लगता नहीं। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 90 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रकार की जो घटना है वह कहलाती है मूल गुणारोपण त्रुटि। तो 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़े। 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन समझे। व्यक्ति को जानने की क्रिया में जब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझे। व्यक्ति को जानने की क्रिया में जब प्रत्यक्षण करता लक्ष्य, अर्थात एक व्यक्ति है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं वह आपके लिए लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की छवि का निर्माण आपके मस्तिष्क में होता है। तो व्यक्ति को जानने की क्रिया में जब प्रत्यक्षण करता लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है? तो वह व्यक्ति जिसकी छवि निर्मित होती है, तो प्रत्यक्षण करता लक्ष्य की छवि का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया में 3 चरण सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण इसमें सम्मिलित नहीं है? अब ये कथन है, इस प्रश्न पर कल हम हमारे ग्रुप में चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारों ने उत्तर दिया जो भारी भरकम है, लेकिन यह समझे, यह कथन है वह पूर्ण कारकवाद पे निर्भर करता है, अर्थात यह समग्रता या गेस्टाल्टवादियों से संबंधित कथन है। इस कथन में कौन सा चरण है वो सम्मिलित नहीं है, अर्थात उद्दीपक, उद्दीपक के बाद है चयन, संगठन या अनुमान। हमने इनकी परिभाषा पीछे लिख दी है। उद्दीपक अर्थात लक्ष्य की बनावट एवं उसकी समग्रता का निर्धारण। दूसरा है चयन, हम लक्ष्य, जो भी लक्ष्य है हमारे सामने, व्यक्ति के बारे में सूचनाओं की कुछ है ना, सारी नहीं, कुछ इकाइयों को ही ध्यान में रखते हैं, ये कहलाता है चयन। संगठन का मतलब है चयनित सूचनाएं एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़ी जाती हैं, और उसके बाद अनुमान, यानी कि हम इस बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि लक्ष्य किस प्रकार का व्यक्ति है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा यही क्रम है। उद्दीपक इसमें सम्मिलित नहीं है, खुद लक्ष्य है वो उद्दीपक हो गया, उसके बाद की घटनाएं पूछी है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन है वह सम्मिलित नहीं है। ध्यान से समझ लें, इस प्रश्न का क्या मतलब होता था वो आपको समझा दिया है। तो 10वें का ऑप्शन हो जाएगा ए है, वह इस चरण में सम्मिलित नहीं है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़े। 11वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न पूछा जा चुका है, हरियाणा टेट में यह प्रश्न आया था। निम्नलिखित द्वंद्व समाधान युक्तियों पर विचार कीजिए। अर्थात आपके मन में जो द्वंद्व चलता है, आप साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रायड पढ़ चुके होंगे। उसी फ्रायड का एक कथन है, आपने फ्रायड पढ़ा होगा, हमसे भी पढ़ा है, उत्कर्ष से भी पढ़ा है, अनअकैडमी से पढ़ा है, और भी 30 मार्क का जितने भी लोग हैं उनसे पढ़ा है। लेकिन हमने जो पढ़ा है वो लास्ट में एक वर्ड कहा था, उसमें से एक प्रश्न है कि द्वंद्व के समाधान के लिए जितनी भी युक्तियां है, ये जितनी भी लिखी हुई है वह द्वंद्व समाधान के लिए युक्तियां है। 5 युक्तियां हमने लिखी हुई है। उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण, पहला तो ये है। दूसरा है प्रत्यक्षण में परिवर्तन। तीसरा है अंतर समूह संपर्क को बढ़ाना। चौथा है समूह की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। और 5वां है समझौता वार्ता। ये जितने भी 5 हैं उसमें फ्रायड के अनुसार इनमें से कौन सा या कौन से हैं वह सर्वश्रेष्ठ युक्ति माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। फ्रायड ने इसमें से कौन से 2 युक्तियों को द्वंद्व समाधान युक्तियों में सर्वश्रेष्ठ माना है? तो ऑप्शन है आपके पास केवल 1 एवं 5, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 5 और केवल 3 एवं 5। तो जब फ्रायड का साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है अंतर समूह संपर्क को बढ़ाना, और समझौता वार्ता, अर्थात 3 और 5 को उसने सर्वश्रेष्ठ माना है। और इसके बाद इसको भी सर्वश्रेष्ठ माना था, लेकिन 2 चीज़ें उसकी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में शामिल हैं। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार जो द्वंद्व समाधान युक्तियां हैं उसमें से डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 12वां प्रश्न। अब धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हमने जो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अनन्यता संकट किस अवस्था का लक्षण है तथा इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? अनन्यता, ये हिंदी शब्द हमने लिया है। अब इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अनन्यता का मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्राइसिस है वो किस अवस्था का लक्षण है और इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? क्रमशः यह बाल्यावस्था से संबंधित है और किलपेट्रिक ने दिया। यह शैशवावस्था से संबंधित है जो गेट्स ने दिया। किशोरावस्था से संबंधित है जो स्टैनले हॉल ने दिया। या किशोरावस्था से संबंधित है जो एरिक्सन ने दिया। तो यहाँ पहचान की अवस्था जो कहा होगा आपने वही अनन्यता संकट कहलाता है, पहचान की समस्या। तो आपने कहीं पढ़ा होगा पहचान एवं भूमिका की अवस्था, तो यह टर्म दी थी वो किसने दी थी? एरिक्सन ने। तो अनन्यता संकट या पहचान की जो समस्या है वह किस अवस्था का लक्षण है? तो यह किशोरावस्था का लक्षण है। तो किशोरावस्था 2 में है, लेकिन यह स्टैनले हॉल का नहीं है, यह किसका सिद्धांत है? एरिक्सन का। तो अनन्यता का संकट है वह किशोरावस्था से संबंधित है और इसे देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? एरिक्सन थे। 13वें क्वेश्चन की ओर चले। 13वां क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मसी लक्ष्म परीक्षण का संबंध व्यक्ति के किस गुण के मापन से संबंधित है? आपने ये जरूर सुना होगा मसी लक्षण परीक्षण। देखिए यहाँ तक आते आते आप थक चुके होंगे, आपका दिमाग है वह भी अब धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगी होगी, लेकिन पढ़ना है, नंबर लाने हैं तो आपको टिके रहना पड़ेगा। अभी तक तो कुछ छात्र इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे। अब आप जो देख रहे हो वो एक बार लाइक ज़रूर कर दे भाइयों, ठीक है ना, या शेयर कर दे अच्छा लगे तो ही। बाकी तो हम कोई आपको प्रेशर नहीं करते, हम अच्छा बनाएंगे तो ही आप लाइक करेंगे या शेयर करेंगे। अब आते हैं मसी लक्ष्म परीक्षण। मसी लक्ष्म परीक्षण है वह क्या होता है? बुद्धि के सामान्य तत्व के मापन से संबंधित है, बुद्धि के विशिष्ट तत्व के मापन से संबंधित है, या दोनों के? यानी कि सामान्य तत्व जनरल फैक्टर, विशिष्ट तत्व एस फैक्टर, या फिर दोनों से? तो जी प्लस एस फैक्टर के मापन से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व के मापन से। तो अधिकतर स्टूडेंट प्रश्न कौन सा देते हैं, उत्तर कौन सा देते हैं? दोनों होने चाहिए, एक है दो है फिर अगला दिया है तो दोनों हो जाएंगे। नहीं भाइयों, ये हमेशा नहीं होता है। मसी लक्ष्म परीक्षण का अगर अंग्रेजी नाम करें तो यह होता है इंक ब्लॉक टेस्ट। और इंक ब्लॉक टेस्ट को हिंदी में और थोड़ा सा बोले तो इसका हो जाता है साई धब्बा परीक्षण। अब इतना लिखा तो इतना लिखते ही आपके दिमाग में ज़रूर आ गया होगा कि साई धब्बा परीक्षण है वो किसका मापन करता है? पहले का, दूसरे का, तीसरे का या चौथे का? तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? डी। हरमन रोचा ने जो दिया था टेस्ट वह व्यक्तित्व के मापन के लिए है, ना कि जी फैक्टर, एस फैक्टर या दोनों फैक्टर के लिए है। तो 13वें का हो गया आपका आंसर, डी हो गया। 14वें प्रश्न की ओर बढ़े। 14वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझें। व्यवहारवादी उपागम, अर्थात व्यक्तित्व को समझाने के लिए जो व्यवहारवादी उपागम थे उनके बारे में यहाँ कुछ कथन लिखे हुए। व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति किसी व्यक्ति की अनुक्रिया के रूप में समझता है, यानी कि व्यवहारवादी उपागम है वह व्यक्तित्व क्या होता है उसकी व्याख्या इस प्रकार से करता है कि पर्यावरण में होने वाली जितनी भी अनुक्रिया उसके रूप में किस प्रकार से अनुक्रिया देता है व्यक्ति। दूसरा है अनुक्रिया को व्यक्तित्व की एक संरचनात्मक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। तीसरा है व्यक्ति की अनुक्रिया किसी विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि हेतु लक्षित होती है। और चौथा है व्यक्तियों की आंतरिक शक्तियों के बीच, जो आंतरिक शक्तियां होती है उनके बीच सतत द्वंद्वों के रूप में व्यक्तित्व निर्मित होता है। अब ये 4 कथन लिखे हुए हैं, उसमें व्यवहारवादी उपागम से संबंधित कौन से कथन हैं, यानी कि व्यवहारवादी उपागम है वह व्यक्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में से कौन सा एक व्यवहारवादी उपागम से संबंधित नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आप पर्सनैलिटी को पढ़े होंगे। देखिए मनोविज्ञान इतना आसान नहीं है, व्यक्तित्व लगता आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ गए तो आपका चेहरा है वो लाल हो जाएगा
और आंखों में पसीने निकल जाएंगे, आपको मनोविज्ञान रुला के जरूर चला जाएगा। इसको समझेंगे भाई कौन सा आपने उत्तर दिया, तो जो भी आपने उत्तर दिया उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है, लेकिन यहाँ चौथा दिया हुआ है। जैसे ये द्वंद्व शब्द आ गया तो द्वंद्व है वह तो किससे संबंधित हो गया, फ्रायड से। तो ये व्यवहारवादी उपागम नहीं हुआ, यह कौन सा हो गया, मनोविश्लेषण उपागम यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी हो गया। तो 14वें का कौन सा सही है, मतलब इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 14वें का उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 15वें की ओर बढ़े, बहुत छोटा सा प्रश्न है 15वां भी। निर्मितवादी अधिगम सिद्धांतों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में जर्मनी से मानी गई है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, अर्थात निर्मितवादी उपागम थे उनको जर्मनी से तो प्रारंभ किया गया, लेकिन किस व्यक्ति का योगदान इसमें सबसे पहले माना जाता है, यह भी हमने अपने वीडियो में डाला था। पहला है मैक्स वर्दाइमर, दूसरा है जेरोम एस ब्रूनर, तीसरा है ले वाइगोत्सी और चौथा है गिम्बेस्टिटा वाइको। बहुत सारे जो हमारे जीनियस हैं उन्होंने तो उत्तर सही दे दिया है। जितने भी निर्मितवादी उपागम थे जर्मनी से स्टार्ट हुए, लेकिन इसको प्रारंभ करने का श्रेय है वह किस मनोवैज्ञानिक को है, गिम्बेस्टिटा वाइको को। यह जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने निर्मितवाद की शुरुआत की थी। ओके, तो अगला प्रश्न आपका ये हो गया 15वां। 15वें का क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़े। 16वां प्रश्न उसी निर्मितवाद पे ही है। निर्मितवाद के अनुसार एक समावेशी कक्षा अधिगम वातावरण का विकास संभव है किसके द्वारा, 1, 2, 3 और 4 निर्मितवाद है। उसमें कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे छात्र है वह सीख सके, बहुत अच्छी तरह से सीख सके। तो इसमें से कौन सा है वह इसमें सम्मिलित है, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करके एक समावेशी कक्षा अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाए। दूसरा है छात्रों में पूर्व ज्ञान का निर्धारण कर नए ज्ञान को प्रदान करना। तीसरा है रटने को हतोत्साहित कर आविष्कारशीलता एवं रचनात्मकता पर अधिक बल देना। और चौथा है उपर्युक्त सभी। एक समावेशी कक्षा अधिगम वातावरण का निर्माण करना है अगर निर्मितवाद के अनुसार, तो आपको इसमें सभी ऑप्शन सही लगते हैं, तो होने भी चाहिए ये सभी ऑप्शन सही है। लेकिन निर्मितवाद शब्द लग गया तो सारे ऑप्शन सही नहीं है। निर्मितवाद तो कहता है ये वाला, यानी कि सी कहता है, क्या कहता है, रटने को हतोत्साहित करें, छात्रों में आविष्कारशीलता बढ़ाएं और रचनात्मकता की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन निर्मितवाद कहता है सी ऑप्शन। तो आपका 16वें का ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए यहाँ सभी सत्य लग रहे हैं, लेकिन सभी सत्य नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, इसको भी जरूर ध्यान रखें। 17वें प्रश्न की ओर चले। 17वां प्रश्न बहुत आसान है। निर्मितवाद का प्रादुर्भाव किस वाद से हुआ, यानी कि व्यवहारात्मक मनोविज्ञान से हुआ। दूसरा है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान से हुआ। तीसरा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से हुआ और चौथा है पशु मनोविज्ञान से हुआ। तो निर्मितवाद है उसकी उत्पत्ति वास्तव में हुई कहाँ से, आपने उत्तर दे दिया होगा मेरे हिसाब से। मैं बताता हूँ इसका उत्तर कहाँ से है। यह जीन पियाजे की थ्योरी पे ही आधारित था, अर्थात इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो कहाँ से हुआ था, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 17वें का। 18वें की ओर चले। 18वां प्रश्न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और निर्मितवाद के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। 18वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। अधिगम एक सक्रिय विधि है जिसमें छात्र संवेदी निवेश का प्रयोग करता है। डेफिनेटली अधिगम है वह सक्रिय होता है हमेशा और उसमें संवेदनाओं का उपयोग किया जाता है। तो अधिगम एक सक्रिय विधि है और संवेदी निवेश का छात्र इसमें प्रयोग करता है। दूसरा, अधिगम का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिक निर्मितवाद में प्रयोजना प्रमुख प्रविधि मानी गई है और अधिगम प्रविधि छात्रों में
समता और समावेशी कक्षा एवं शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराती है। निर्मितवाद के संबंध में इसका कौन सा कथन असत्य है? बहुत भारी प्रश्न है, आप पढ़ते पढ़ते इनको थक जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनको समझें। भारी प्रश्न में क्या है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, 4 ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 में से एक है वो असत्य, सीधा उस पर टारगेट करते हैं कि यहाँ पे प्रयोजना की जगह निर्मितवाद में हमने कहा था अन्वेषणशीलता या आविष्कारशीलता। आविष्कारशीलता का सीधा अर्थ होता है खोज, ठीक है ना, तो यहाँ खोज शब्द आएगा। तो वैयक्तिक निर्मितवाद में खोज है वह एक प्रमुख विधि है, ना कि प्रयोजना। तो इनमें से असत्य कथन की बात करें तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सी असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 18वां बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपको समझ में भी आ गया होगा। सीखना एवं अनुभवों का अर्जन दोनों ही व्यक्तित्व विकास में पूरी तरह सहायक होते हैं। यह कथन यानी कि सीखना और अनुभवों का अर्जन करना व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं असत्य है, आंशिक सत्य है, पूर्णतया सत्य है या परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो डेफिनेटली एक चीज़ ध्यान रख लें, सीखना और अनुभव उनको अर्जित करना यही व्यक्तित्व है आपका। तो इसमें यह कथन क्या हो जाएगा? पूर्णतया सत्य है। तो 19वें का हो जाएगा आपका सी। 20वें प्रश्न की ओर चले। 20वां बहुत आसान है, 20वां समझें। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत एवं वस्तुनिष्ठ उपकरण होते हैं जो दूसरों की तुलना में किसी व्यक्ति की स्थिति जानने में सहायता करते हैं। यह परीक्षण हो सकते हैं, अर्थात आप व्यक्तित्व का मापन करें, बुद्धि का मापन करें, जिस चीज़ का मापन करना है वो व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो गए। यह परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? वाचिक होते हैं, अवाचिक होते हैं, निष्पादन होते हैं या वाचिक, अवाचिक एवं निष्पादन। तो ये प्रश्न आपने बहुत आसानी से कर दिया होगा। भाई मनोविज्ञान में जितने भी परीक्षण हैं वो वाचिक हो सकते हैं, अर्थात शाब्दिक हो सकते हैं, अशाब्दिक हो सकते हैं या निष्पादन भी हो सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। तो 20वां हो गया डी ऑप्शन। अगले हो की ओर बढ़े। 21वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां ध्यान से समझे। किसी व्यक्ति की ऐसी अभिवृत्ति जिसमें व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति, जो अपनी मूल संस्कृति है उसको ये रखता है, वो उसको हटा दे भाई। किसी व्यक्ति की ऐसी संस्कृति जिसमें व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति एवं अनम्यता को बनाए रखता है, साथ ही दूसरी संस्कृति समूह के साथ भी अन्योन्य क्रिया करता रहता है, यह युक्ति क्या कहलाती है? अर्थात अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृति, अपनी संस्कृति को तो बचाए रखता है लेकिन दूसरी संस्कृति को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है। आत्मसातकरण, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है समाकलन और चौथा है सीमांतकरण। तो ये पृथक्करण वाला तो आपको पहले से ही लग गया होगा कि ये तो संभव हो ही नहीं सकता है। तो बचे 3। अपनी संस्कृति को बचाते बचाते या उसको खुद में धारण करते हुए दूसरी संस्कृति को भी अपने अंदर डाल देना, यह मनोविज्ञान के अनुसार कहलाता है। इन 3 बचे उसमें से कौन सा? तो आपका उत्तर धीरे धीरे आ रहा है। किसी का आत्मसातकरण आया अभी तक, लेकिन ध्यान से देखें 21वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वें का हो जाएगा समाकलन। ये अब ध्यान रखें। अब इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है आत्मसातकरण क्या होता है। ये भी आपको लगता होगा कि धारण कर रहे हैं, लेकिन आत्मसातकरण का मतलब होता है अपनी संस्कृति को तो छोड़ देना और दूसरी संस्कृति को अपनाना, ये तो कहलाता है आत्मसातकरण। लेकिन अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरी संस्कृति को भी अपनाना, यह कहलाता है समाकलन। तो 21वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 22वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऐसे प्रश्न जो आप पढ़ चुके हैं, पहले हमने टेस्ट लिए थे उसमें दिए हैं। मनोविज्ञान में किस विधि को समायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने हेतु कला एवं तकनीक की संज्ञा दी गई है? अर्थात मनोवैज्ञानिक समायोजन संबंधी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने हेतु किस विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो व्यक्तित्व अध्ययन विधि, उपचारात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि या आत्मनिरीक्षण विधि। इन चारों में से कौन सी विधि है
जो समायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है, तो चारों में से आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, उपचारात्मक विधि। तो 22वें का ऑप्शन हो गया 2 हो गया। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एक प्रश्न में हमने 4-4 प्रश्न डाल दिए, ताकि 30 प्रश्न नहीं है, ये 50 प्रश्नों का काम कर रहे हैं आपके लिए। एक प्रयोगात्मक विधि होती है, उस प्रयोगात्मक विधि में क्या क्या गुण होते हैं। 23वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। प्रयोगात्मक विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, प्रेरणा, अनुबंधन एवं संवेगात्मक अनुक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह विधि एसआर परंपरा पर आधारित है और स्वतंत्र चर पर आश्रित चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रयोगात्मक विधि में इन चारों में से कौन सा कथन है, वह सत्य कथन है। ठीक है ना, कौन सा कथन है वह सत्य है। तो देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब आप प्रयोगात्मक विधि पढ़े होंगे तो उसमें कहा गया है 2 चर होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक कौन सा होता है, आश्रित चर। यहाँ चौथा लिखा हुआ है स्वतंत्र चर पर आश्रित चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाए, गलत है। आश्रित चर पे स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता। तो अब सही कौन से बचे भाई, कौन सा क्वेश्चन है, 23वां। 23वें का उत्तर जरूर दें। इसमें 1, 2 एवं 3 है, वह क्या है, सत्य है। चौथा है वह क्या है, असत्य है। ये चौथा है वह असत्य है, ये उल्टा होता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 24वां। अब अंतिम चरण की ओर आ चुके हैं, 7 प्रश्न बचे। इन 7 प्रश्नों को ध्यान से समझें। भारत के भाग्य का निर्माण कक्षा कक्षों में हो रहा है, इस कथन का संबंध है। बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। यह कथन किसने कहा, कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, आचार्य राममूर्ति समिति ने या यशपाल समिति ने। है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत छोटा है। आपने उत्तर ज़रूर दे दिया होगा कि भारत में भाग्य जितना भी है, भारत के भाग्य का निर्माण है वो कक्षा कक्षों में हो रहा है, यानी कि विद्यालय है वो भारत के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यह कथन किस आयोग का है, कोठारी आयोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 24वां ए हो गया। 25वें की ओर चलें। 25वां क्वेश्चन ध्यान से समझें। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में असत्य कथन कौन सा है। 25वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका उपयोग तात्कालिक विद्यालय संबंधी समस्याओं हेतु किया जाता है। दूसरा है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा व्यापक रूप से अनुसंधान कर तथ्य एवं नियमों की खोज की जाती है। यह विशिष्ट प्रकार का अनुसंधान है जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, निरीक्षणकर्ता एवं प्रशासक सहभागी होते हैं। और चौथा है, सभी कथन है वह सत्य है। देखिए, फिर सभी कथन सत्य हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सत्य ही हो। इसमें देखें ध्यान से, कौन सा असत्य है। तो पहला बिल्कुल सत्य है कि सीमित क्षेत्र में ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यहाँ एक शब्द लिख दिया व्यापक रूप से। तो क्रियात्मक अनुसंधान है वो व्यापक नहीं होता, कैसा होता है, सीमित होता है। तो दूसरी लाइन में ही उसका विरोधाभास है, इसलिए दूसरा कथन है वह अपने आप क्या हो जाएगा, असत्य है। बाकी पहला सही है और तीसरा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25वां कंप्लीट। 26वें की ओर बढ़े। 26वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 प्रश्न एक साथ डाल दिए हमने। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात 4 कथन लिखे हुए हैं, इन 4 कथनों को समझें। ये 4 कथन क्या कहते हैं, 26वां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सर्वप्रथम कोलियर द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया। दूसरा है, शिक्षा में इस पद का प्रयोग बकिंगम द्वारा अपनी पुस्तक टीचर्स फॉर रिसर्च में 1926 में किया गया। शिक्षा में प्रायोगिक रूप से इसका प्रयोग है वो स्टीफन एम कोरे द्वारा इस सन में जर्मनी में किया गया। और क्रियात्मक अनुसंधान अमेरिका की देन है जिसमें कर्ट लेविन है वह प्रमुख है। ये 4 कथन लिखे हैं, इन 4 कथन में से कौन से सत्य है, केवल 1, 2, केवल 2, 3 सभी सत्य कथन हैं या सभी असत्य कथन हैं। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और क्रियात्मक अनुसंधान का इतिहास अगर आपने पढ़ा हो, तो क्रियात्मक अनुसंधान की इतिहास अगर आप पढ़ चुके हैं तो इनमें से जितने भी कथन हैं
वह सभी असत्य है। पहला है प्रथम विश्व युद्ध में नहीं किया, द्वितीय में किया। ये टीचर फॉर रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च फॉर टीचर्स पुस्तक थी। बाकी अगला है वह भी आपका असत्य है। और लास्ट वाला है कर्ट लेविन का संबंध है वह जर्मनी से था, अमेरिका से नहीं है। तो पहली लाइन तो इसकी सही है, अमेरिका की देन है, जिसमें कर्ट लेविन प्रमुख है। तो अमेरिका में कर्ट लेविन नहीं आता, ये जर्मनी में आता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी कथन क्या है, असत्य कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक साथ 4 प्रश्न हमने डाल दिए हैं, तो ये 26वां है, इसके साथ ही 30 हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न भी, इसमें भी हमने बहुत सारे प्रश्न डाले हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का पता लगाइए। अब यहाँ भी हमने 4 प्रश्न डाल दिए हैं, इन चारों को पढ़ेंगे। 27वां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध सामाजिक मनोविज्ञान से है, सत्य है या असत्य है, साथ साथ में डिसाइड करते रहें। कर्ट लेविन का संबंध सामाजिक मनोविज्ञान से है, और जिन्होंने वेक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया था, यानी कि वेक्टर थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय की उत्पत्ति आधुनिक मानव व्यवहार सिद्धांत से हुई है, और क्रियात्मक अनुसंधान में लुईस एवं हैरी केन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये दोनों ही किससे संबंधित थे, यूएसए यानी कि अमेरिका से संबंधित थे। चारों 4 कथन में से कौन सा असत्य है, केवल एक एवं 4, केवल 4 या सभी कथन है वह सत्य है। तो यहाँ पे जितने भी कथन लिखे हुए हैं वह सभी सत्य है। पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी 4 पॉइंट, इसमें भी 4 पॉइंट, कुल मिला के 8 प्रश्न हो गए। 28वें क्वेश्चन की ओर चढ़े। तो 28वां क्वेश्चन, अब हम व्यक्तित्व पे आ गए। 28, 29, 30। व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित कोड का संबंध किससे है। ये कोड लिखे हुए हैं एफ, सी, एम और के। अब व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है भाई जिसमें कोड यूज होते हैं, तो डेफिनेटली आपने हमारे वीडियो जरूर देखेंगे, उसमें इसकी पूरी व्याख्या की है, सारे कोड्स की व्याख्या की है, हर चीज की व्याख्या की है। यह कोड जो एफ, सी, एम, के है वह किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई, स्थिति से, विषय वस्तु से, मौलिकता से या निर्धारक तत्व से। आप अगर पिछले अपनी स्मृति में जाएं तो इसका उत्तर ज़रूर आपको मिल गया होगा। 28वें का सही ऑप्शन है निर्धारक तत्व से। ये चारों कोड हैं वह डिटरमाइन फैक्टर कहलाते हैं, निर्धारक तत्व से संबंधित है, ज़रूर याद रखिएगा। 29वें प्रश्न की ओर चले। 29वां प्रश्न है वह भी व्यक्तित्व से है। हरमन रोशा परीक्षण में कोई व्यक्ति चित्र को देखने के पश्चात खाली जो स्थान है, खाली जगहों के बारे में भी प्रतिक्रिया देता है, तो उसे निम्न में से कौन सा कोड दिया जाएगा। अर्थात एक व्यक्तित्व परीक्षण हरमन रोशा का आपने चित्र देखा होगा इस प्रकार से, इसमें खाली स्थान के बारे में भी अगर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है तो उसमें W दिया जाएगा, कैपिटल D, स्मॉल d या S दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 29 का डी आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी, यानी कि खाली जगहों के बारे में भी प्रतिक्रिया देता है तो उसे कौन सा कोड दिया जाएगा, एस कोड। ऑप्शन डी सही है, लेकिन कोड कौन सा सही है, एस कोड सही है, ज़रूर ध्यान रखें। और आज का अंतिम प्रश्न, कुछ लोग तो अभी तक 2-3 बचे हैं, उन 2-3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हरमन रोशा परीक्षण में W का मान D और स्मॉल d से अधिक हो, जिसको इस प्रकार से इंडिकेट किया जा सकता है, व्हेन कैपिटल W इज ग्रेटर देन कैपिटल D एंड D, इस प्रकार से होता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, बहिर्मुखी होगा, अंतर्मुखी होगा, बुद्धिमान होगा या निराशावादी होगा। तो एक सूत्र बनाया था उसने, व्हेन कैपिटल W इज ग्रेटर देन D एंड D, तो व्यक्ति हमेशा कैसा माना जाएगा, 30वें का उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान। तो आज की प्रश्नोत्तरी में आपने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के रोचक प्रश्नों के साथ हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक इन दोनों ही प्रश्नोत्तरी का आप प्रयोग करते रहें। इसके लिए हम आपको PDF भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे ये वीडियो प्रीमियर हुआ उसके तुरंत बाद इसको हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।